वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेक्चर नंबर 4 लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा आप लोगों को कूलम्ब फोर्स के बारे में, है ना, कूलम्ब फोर्स के बारे में, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, जिसमें हम लोग डील करेंगे कूलम्ब्स लॉ को सबसे पहले, फिर वहाँ पे हम लोग फोर्स की मतलब फोर्स ही को डिराइव करना है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फोर्स को हम लोग डिराइव करेंगे और उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कूलम्बियन फोर्स आपका क्या होता है ना, किस किस चीज़ के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कूलम्ब फोर्स, सबसे पहले आपका ये लॉ है कूलम्ब लॉ, कूलम्ब्स लॉ। समझिए ये आपका लॉ क्या होता है। ये दो चार्ज पार्ट के लिए यदि प्रेजेंट रहेगा आपका Q1 और ये Q2, ऐसा कुछ दो चार्ज पार्ट के लिए किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड रहेगा, है ना, पार्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड रहेगा। देख लीजिए आपका सेपरेटेड है r डिस्टेंस से, तो इसके बीच जो आपको फोर्स लगेगा, है ना, इसके बीच जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा F, इसको बोल सकते हैं 1 2 और F2 1, है ना, ऐसा कुछ फोर्स रहेगा। तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किस किस बात पे डिपेंड करेगा, वही आपका क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ बताता है। कूलम्ब्स लॉ के द्वारा ही हम लोग पता करेंगे कि ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा किस किस बात पे डिपेंड करेगा, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, किस तरफ होगा, कैसा होगा, है ना, इन सब का क्या करेंगे हम लोग इसी लॉ के द्वारा स्टडी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। According to this law, the force between two charge particles is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। समझिए इस चीज़ को, क्या आपका दो चार्ज पार्ट के लिए आपका Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आपका सेपरेशन जो आपका R है, यहाँ से देखिए दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स उसको F एज्यूम कर रहे हैं, तो F जो आपका होगा जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका कितना है, R है, तो इसके स्क्वायर का। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये जो लोग डिस्टेंस लेंगे दोनों के सेंट्रल पॉइंट से, है ना, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेंगे, ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब देखिए दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों को कंबाइन करते तो क्या आपका निकल के आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आपका निकल के आ जाएगा जी, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसा कुछ आपका क्या होगा, रिलेशन निकल के आ जाएगा। जहाँ पे आपका समझिए इस चीज़ को कि के है क्या जी, तो के जो आपका है, मैं इसी के को यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। के इक्वल टू क्या आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस के को क्या बोलेंगे जी हम लोग, कूलम्बियन फोर्स कांस्टेंट, है ना, कूलम्बियन फोर्स कांस्टेंट इसको बोलेंगे। ठीक है, और ये जो आपका है, ये आपका है क्या, जब का कूलम्बियन फोर्स, या फिर इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। ये आपका क्या है, कूलम्बियन फोर्स है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। और ये आपका जो हो गया, ये फोर्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक नया टर्म आपका दिख रहा होगा, ये आपका, ये इसको हम लोग पढ़ते क्या है आपका जी, तो एप्सिलॉन, और नीचे में जीरो लगा हुआ आपका, तो जीरो नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग,
नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होता है आपका जी, होता क्या है आपका ये, इसको तो रीड करते हैं है ना, इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं, रीड करेंगे मतलब पढ़ेंगे इसको ऐसा है ना, रीड एज। लेकिन ये होता क्या है आपका जी, तो ये आपका होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ कि इतना नीचे तक आप लोगों को दिख पा रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो क्या आपका होगा ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यही आपका डिटरमाइन करता है कि आपका दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके कितना टाइम्स होगा ना, इसके कितना टाइम्स होगा। बात समझ में आ रही है ना आपका, मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का कितना टाइम्स होगा आपका, यही चीज़ आपका डिटरमाइन करता है। तो ये आपका इस तरह का रिलेशन निकल करके आता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ गया 100%। यहाँ पे आर क्या है, दोनों के बीच के डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, फिर आपका क्या है, ये चार्ज Q1 Q2 का आपका प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, और के क्या है, कूलम्बियन फोर्स कांस्टेंट, या फिर इसको सिंपली हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, और के इक्वल टू कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे है ना। और ये आपका क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और इन सब का अपना कुछ वैल्यूज़ भी होता है। तो मैं इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, के का जो वैल्यू होगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होता है, के का जो वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे चूंकि स्पेस बचा नहीं है तो मैं बाहर मतलब बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। देखिए कोविड का केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, बहुत ही झूठी स्माइल लेकर के, झूठी फेक स्माइल लेकर के आना पड़ता है क्लास लेने के लिए। इतनी सारी दुखद घटनाएं हो रही हैं आजू बाजू में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल एकदम आप लोग सेफ़ रहिए, जो भी कुछ प्रिकॉशंस बोला जा रहा है लेने के लिए बिल्कुल एकदम लीजिए। वैसे भी अब लॉकडाउन तो लग ही चुका है, बिल्कुल घर में रहिए, एकदम सेफ़ रहिए। ठीक है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को है। बहुत कुछ आशा उम्मीदें हैं आपके पेरेंट्स से, आसपास के लोगों से, आपके दोस्त से, आपके टीचर्स से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए तो आपका क्या है, ये आपका क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, और इसको हम क्या बोले थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका जो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा कुछ इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप ये बिल्कुल आप समझ गए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक किसी तरीके का कोई तकलीफ नहीं है। अब समझिए इसका क्या आपका मतलब क्या क्या चीज़ इससे आपका कंक्लूजन निकल करके आता है। मतलब ये जो आपका फोर्स है, इसके नेचर के बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ ये किस किस चीज़ के लिए, मतलब कहाँ कहाँ वैलिड होगा, इसका क्या लिमिटेशंस होगा, सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो उन सबको हम लोग क्या करते हैं ना, एक पॉइंट एरो के रूप में स्टडी करते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट एरो आपका देख लीजिए, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कहने का सेंस होता है आपका जी, एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द बॉडी है ना। ये आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के सेंटर के टुवर्ड्स में ही लगेगा। सेकंड पॉइंट देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, स्टूडेंट्स का कंप्लेंट होता है कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, दिखता कम है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं सच में मैं छोटा लिखता हूँ। एक्चुअली बोर्ड का साइज ही छोटा है, इस कारण से मैं छोटा लिखता हूँ। जैसे बड़ा साइज आएगा तो मैं बड़ा लिखूंगा, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ बड़ा लिखने का। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, आपका सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स कहने का सेंस होगा कि जो भी ये आपका फोर्स होगा ना, वो बिल्कुल बॉडी के, जो भी आपका बॉडी के बीच फोर्स लग रहा होगा, जो भी चार्ज बॉडी के बीच फोर्स लग रहा होगा, उसके सेंटर के टुवर्ड्स में होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका ये Q1 चार्ज है। ठीक, इसका सेंटर यहाँ पे है, और ये आपका क्या है,
Q2 चार्ज है और इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इस पे जो फोर्स जो लगेगा आपका फोर्स वो बिल्कुल इसके सेंटर से अवे फ्रॉम ऐसा करके लगेगा, या जो भी कुछ अट्रैक्शन भी हो रहा है तो इस बिल्कुल सेंटर के अलॉन्ग ही लगेगा, ठीक है ना, सेंटर के अलॉन्ग ही लगेगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस फोर्स इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है, मतलब जो कुछ भी बॉडी होगा तो उसको एज अ पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लेंगे, तभी आपका क्या होगा, इसको वैलिडेट करा सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा, दिस फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कहने का सेंस है यहाँ पे यदि आपका क्या होगा, फोर्स F1 होगा और यहाँ पे F2 होगा, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि F1 इक्वल टू क्या होगा, F2 होगा ऑलवेज। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा यहाँ पे सेम ही होगा, मतलब न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो बॉडी के बीच जब भी कुछ भी किसी भी तरीके का फोर्स लगता है तो हमेशा ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट लगता है, मतलब इस पर भी फोर्स जो लग रहा होगा जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना ही मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, इसका ही होगा, है ना। कोई दिक्कत है? इसको चलिए वेक्टर फॉर्म में भी यदि दिखा देते हैं तो आप इसको कैसे दिखाएंगे जी, आपका माइनस साइन के साथ दिखा देंगे, मतलब इक्वल है और अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, ये ओबे करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका, दिस फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। कहने का सेंस है क्या आपका जी कि फोर्स बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स जो होता है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। मतलब दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है जबका चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, दोनों में से किसी भी तरीके का फोर्स, तो वो क्या होगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस के क्या होगा, स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यही आपका क्या होता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस फोर्स इज attractive or and repulsive in नेचर। ये जो होता है ना आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरीके का होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आपका देखिए, ये इतना बात आपको समझ में आएगा ना कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरीके का होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? अब समझिए आपका क्या होगा, और भी नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे आपको, है ना। देखिए, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव समझते हैं जी, कंजर्वेटिव कहने का सेंस होता है ना आपका, कंजर्वेटिव समझिए, फोर्स कंजर्वेटिव होगा, फोर्स कंजर्वेटिव तभी होगा जब उसके द्वारा वर्क डन जो होगा ना आपका, उसके द्वारा वर्क डन जो आपका होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, उसके द्वारा वर्क डन जो होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, मीन्स ऐसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन जो होगा पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वर्क डन ड्यू टू this force is independent from path, है ना। पाथ से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। कहने का सेंस है कि आप इस रीजन में, है ना, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में किसी चार्ज पार्टिकल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं, है ना, तो वो आप जिस पाथ को फॉलो करके ले आते हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इस बात को मैं समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ तुरंत। देखिए, जैसे क्या है ना आपका कि अभी तो खैर आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया नहीं गया है, बट फिर भी समझ लीजिए इस चीज़ को। ये मान लीजिए कुछ ऐसा रीजन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, मान लीजिए आप ये बिल्कुल इस तरह करके
इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है इस रीजन में, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? इस रीजन में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब देखिए क्या होगा, किसी चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए, कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ है Q, आप इसको उठा करके A से आप B पोजीशन पे ले जाते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास ले जाने का बहुत सारा पाथ होगा, है ना, बहुत सारा पाथ होगा। क्या आप ऐसे ले जा सकते हैं? मे बी पाथ 1, ठीक है ना, आप ऐसे करके ले जा सकते हैं, ये पाथ 2 हो गया, आप ऐसे करके ले जा सकते हैं, है ना, ये पाथ आपका क्या हो गया, 3 हो गया, आप ऐसे करके ले जा सकते हैं, ये पाथ क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब अलग अलग पाथ है ना, तो जितना भी पाथ आपका जी, पाथ 1 2 3 4 5 6 जो भी कुछ पाथ होगा है, तो आपका क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ, ये आपका फाइनल पॉइंट हुआ, है ना। यहाँ पे ए जो आपका हो गया वो इनिशियल पॉइंट हो गया, जिसका इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं, है ना, और बी जो आपका हो गया वो क्या आपका है जी आपका फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, ये आपका हो गया इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो क्या होगा ना आपका कि यहाँ पे वर्क डन जो आपका होगा, वर्क डन पाथ 1 के द्वारा, वर्क डन पाथ 2 के द्वारा, वर्क डन पाथ 3 के द्वारा, वर्क डन पाथ 4 के द्वारा, सब का सब आपका क्या होगा, हमेशा आपका क्या होगा, ये इक्वल होगा, है ना। W1 जो लिखे है ना, इस ये आपका क्या है, W1 क्या है आपका जी, तो वर्क डन इन पाथ 1, है ना, वर्क डन इन पाथ 2, वर्क डन इन पाथ 3 और वर्क डन इन पाथ 4। तो सारे के सारे पाथ्स में क्या होगा, जबका सेम वर्क डन लगेगा, है ना, सेम वर्क डन लगेगा। यही चीज़ इसको लिख दिए आपका कि जितना ही पाथ होगा सब में आपका क्या होगा, वर्क डन सेम होगा। कोई दिक्कत है? एकदम 100% क्लियर। यही तो आपका क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का आपका क्या होता है, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होता है, नेचर होता है कि आपका क्या होगा, पाथ से इंडिपेंडेंट होगा इसके द्वारा वर्क डन, ठीक है ना। तो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, है ना, चाहे आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है, चाहे आपका ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, या फिर मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सब क्या होता है ना कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक को रिमूव करते हैं। ये कंजर्वेटिव नेचर फोर्स का आप समझ में आ गया, है ना। अब देखते हैं इसका रेंज क्या होता है। देखिए रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझिए रेंज जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होगा वो 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के, और क्या आपका होगा जी 10⁻18 मीटर तक, है ना। ऐसा ही आपका रेंज होगा। मतलब आपका क्या होगा, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, 1 फर्मी, है ना। तो 1 फर्मी से ले करके और इतना डिस्टेंस तक होगा, मतलब इसी के बीच में कोई चार्ज पार्टिकल्स रहेगा तभी फोर्स लग सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा, है ना। मतलब समझ में आ रहा है ना आपका, ये फोर्स आपका, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी काम करेगा जब आपका क्या होगा जी, ये डिस्टेंस का जो आपका वैल्यू होगा वो इतना से ज़्यादा और इतना से कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जब का दैट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज particles only when the distance between two charge particles is greater than 1 Fermi and less than 10⁻18 मीटर। वैसे इन्फिनिट बनाता है, बट आप इसको मान सकते हैं 10⁻18 मीटर, मतलब इतना से आपका अधिक में आपका क्या होगा, ये फोर्स कभी भी वैलिड नहीं होगा। तो यही आपका क्या है, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से कहाँ तक, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो आपका होगा वैल्यू जो होगा, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका होगा वो किस डिस्टेंस के बीच में आपका क्या करेगा, लाई करेगा। यहाँ पे आर, यहाँ पे आर लिख देते हैं, ठीक है। आपका आर जो हो गया जब का डिस्टेंस बिटवीन चार्ज
पार्टिकल्स हो गया, है ना। समझ में आ रहा है ना आपका। एफ ई नहीं होगा, एफ ई का तो वैल्यू तो आपका अलग ही हो गया आपका, है ना, कुछ ऐसा हो गया। कोई दिक्कत है, समझ बात आ रही है ना आपको। तो ये आप पॉइंट जल्दी से नोट करिए, यही आपका क्या रेंज है। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। कोई दिक्कत है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम मूव करते हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसको मेजर करने वाला जो डिवाइस होगा ना, उसका डिवाइस का नाम होता है आपका क्या जी, टॉर्जन बैलेंस। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मेजर्ड बाय टॉर्जन बैलेंस। ये आपका एक डिवाइस का नाम है, जिससे क्या करते हैं हम लोग जी, दो चार्ज के बीच जो कितना फोर्स लग रहा है आपका, उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कोई दिक्कत है, एकदम 100% क्लियर है ना आपका। चलिए अब नेक्स्ट आपका देखिएगा, इसमें हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं परमिटिविटी का, ठीक है ना, सॉरी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का बात कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक आपका निकल करके आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको के से या फिर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, के से या फिर क्या करेंगे जी, ई आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो समझिए इस चीज़ को, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ये फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिजिक्स में आपको इसके बिना तो आपका कैपेसिटर चैप्टर बिल्कुल अधूरा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और केमिस्ट्री में इसके बिना जहाँ कहीं भी आपका सॉलिबिलिटी की बात होगी, है ना, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, अधूरा होगा। चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब समझिए क्या होता है आपका जी, तो बोल सकते हैं इट इज defined as the ratio of force between two charge particle separated by a particular distance in air or vacuum to the force between same charge particle in a particular medium other than air or vacuum by the same distance of सेपरेशन, ठीक है ना। यही आपका क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ particular distance in air or vacuum to the force between same charge particles in a particular medium other than air or vacuum by the same distance of separation। दो चार्ज पार्टिकल के बीच एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, है ना, एयर और वैक्यूम में कितना फोर्स होगा, और उसी दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में सेम डिस्टेंस पे किसी पार्टिकुलर मीडियम में कितना फोर्स होगा, तो उस दोनों फोर्स का जो रेशियो होगा जिसका, वही आपका क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। मतलब F इक्वल टू क्या होगा, F वैक्यूम और डिवाइडेड बाई F मीडियम। यही तो आपका होता है। इसी को आप बोल सकते हैं क्या जी, आपका K, या फिर बोल सकते हैं ER। कोई दिक्कत है, एप्सिलॉन R। कोई दिक्कत है, यही आपका क्या है जी, आपका, है ना। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना आपका। और ये बताता है आपका कि कितना टाइम सबका क्या होगा ना, कितना टाइम सबका क्या होगा, बोल सकते हैं कि आपका ये वैक्यूम में फोर्स होगा इसके कंपैरिजन में, है ना। वैक्यूम में फोर्स आपका होगा इसके कंपैरिजन में। वैसे ये क्या क्या बताता है, इससे क्या क्या चीज़ लोग पता कर सकते हैं ना, क्या कितना यूजफुल होगा।
इसके बारे में लोग क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ डेफिनेशन को मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, समझिए थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। जैसे दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, इसके बीच का जो डिस्टेंस है आपका वो R है ना, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे जो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है ना, तो उसको हम लोग बोल दीजिए F वैक्यूम, और ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। F वैक्यूम इक्वल टू आपका क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या है ना, ये बीच का जो मीडियम है ना, आपका बीच का मीडियम, ये आपका वैक्यूम मीडियम है। ठीक है, ये बीच का जो आपका मीडियम है वो क्या है आपका जी, वैक्यूम मीडियम है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेम चार्ज पार्टिकल को Q1 और Q2 को सेम डिस्टेंस पे हम लोग रख देते हैं, R डिस्टेंस पे। और ये आपका क्या है, कोई पार्टिकुलर मीडियम है, ये आपका क्या है, कोई पार्टिकुलर मीडियम है ना। और ये आपका क्या अदर देन एयर और वैक्यूम है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, जब का यहाँ पे जो फोर्स होगा, तो देखिए इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो आपका परमिटिविटी होगा, तो यहाँ पे तो E नॉट था और यहाँ पे क्या होगा आपका E होगा। तो यहाँ से जो फोर्स निकालेंगे F मीडियम, तो क्या निकल के आएगा जब का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे क्या आपका एप्सिलॉन है। ये आपका एप्सिलॉन नॉट क्या था जब का, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना, वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और यहाँ पे क्या आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो बोल सकते हैं इसको। देखिए दोनों आपका ये जो होता है आपका अलग अलग होता है, अलग अलग मीडियम के लिए। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से समझिए आपका ये जो K होगा जी, K, तो क्या होगा F वैक्यूम डिवाइडेड बाई F मीडियम। यहाँ से समझिए आपका F वैक्यूम जो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आपका K था, ये और ये कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो K इक्वल टू क्या निकल के आपका आया जी, देखिए एप्सिलॉन नीचे में और ये आपका क्या है ऊपर में, इस तरह का, मतलब मेन फ्रैक्शन के सबसे नीचे में, तो ऊपर चला जाएगा आपका एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही आपका क्या है जब का एप्सिलॉन R। कोई दिक्कत है, तो यही तो आपका है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई दिक्कत है, आपको चाहिए यदि ये आप यदि एप्सिलॉन को चाहते हो तो क्या आपका होगा जब का एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, मीडियम में जो आपको फोर्स लिखना पड़ेगा, जब का मीडियम में जो फोर्स लिखना पड़ेगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जो लिखे थे एप्सिलॉन, तो उसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग जी, देखिए तो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई 1/Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। 1/एप्सिलॉन R है ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन R, है ना। एप्सिलॉन R और K आपका क्या था, दोनों का दोनों सेम था ना। और एप्सिलॉन R और ये K आपका क्या था, दोनों का दोनों सेम था। तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/K इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, क्या है ये एप्सिलॉन R नीचे में है ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना। मैं इसको यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो F मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन R है, तो एप्सिलॉन R को क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। तो क्या आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। ऐसा कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अरे बात समझ में आ गया ना आपका, ये है ना। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसको और भी ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, इसका रियल मीनिंग क्या होगा, इसके का वैल्यू का हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। इसको जल्दी से आप लोग उतार लीजिए, है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, समझना आप लोग को। देखिए दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स होता है ना आपका जी, वो हमेशा क्या होगा आपका वैक्यूम में ज़्यादा होता है। वैक्यूम में क्या होगा आपका जी, ज़्यादा होगा। दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स जो आपका होगा, समझिए इस चीज़ को। ये जो आपका है वैक्यूम,
वैक्यूम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होगा दो चार्ज पार्टिकल के, जो आपका क्या होगा, हमेशा ग्रेटेस्ट होगा। मतलब सेम सेपरेशन पे आप यदि वैक्यूम में रखते हैं और किसी भी पार्टिकुलर मीडियम में रखते हैं तो हमेशा क्या होगा, इस मीडियम में ज़्यादा होगा। मतलब क्या होगा, जबका एफ वैक्यूम ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियम, है ना। ये आपका क्या होगा, ऑलवेज, हमेशा आपका होगा ऐसा कुछ। तो अब बताइए क्या होगा आपका जी, अब बताइए यहाँ से क्या होगा आपका, है ना। यहाँ पे इक्वलिटी भी लगाते हैं, कभी कभी इक्वल भी होता है, और इक्वल तब होगा जब ये भी वैक्यूम होगा, है ना, ये भी वैक्यूम तो ये भी वैक्यूम, दोनों का दोनों इक्वल। तो क्या होगा, अब बताइए यहाँ से एफ वैक्यूम और बाई, इसको उठा के ले आते हैं तो क्या आपका निकल के आ जाएगा जी, ये एफ मीडियम। बताइए इसका रेशियो क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा, अरे हमेशा 1 से बड़ा होगा, है ना। ये आपका कैसे ज़्यादा है ना, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, हमेशा 1 से बड़ा। और ये है क्या आपका जी, ये है क्या, के था ना, तो के का वैल्यू क्या आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। के का वैल्यू आपका क्या हुआ, हमेशा 1 से बड़ा हो गया। कोई दिक्कत है? अब समझिए इस चीज़ को और भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको हम लोग। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग नोट भी करते चलिएगा। देखिए क्या है आपका यहाँ पे समझना है आपको, के इक्वल टू क्या लिखे हैं, के इक्वल टू लिखे हैं 1, सॉरी ये वैक्यूम बाय मीडियम। समझिए के का वैल्यू जो है ना इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जितना कम होगा के का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। मतलब ऐसा कोई मीडियम जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया या रिपल्सन हो गया चार्ज पार्टिकल के बीच में कम है, इसका मतलब समझ जाना आपका क्या जेब का, कि वहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब किसी पार्टिकुलर मीडियम में यदि आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब उस मीडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन कम होगा चार्ज पार्टिकल के बीच में। किसी पार्टिकुलर मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, इसका मतलब समझ जाना आपको कि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ जाइए आपका क्या होगा कि के जो आपका होगा, मतलब इफ एफ मीडियम बढ़ेगा तो के आपका क्या होगा जी, घटेगा, है ना। और एफ मीडियम घटेगा तो के का वैल्यू आपका क्या होगा, बढ़ेगा। एग्जाम्पल में समझ लीजिए आपका क्या होगा कि फॉर वाटर, वाटर के लिए बात करते हैं, वाटर H2O, इसके लिए क्या होता है, के का वैल्यू मैक्सिमम होता है। कोई भी आपका जो लिक्विड का जो मीडियम है ना उसके कंपेरिजन में मैक्सिमम होगा आपका, सॉल्वेंट की बात करते हैं तो, ठीक है ना। तो के का वैल्यू आपका क्या होता है, 80 होता है। इसका ये क्या बताता है, ये क्या बताता है आपका जी, कि इस मीडियम में, वाटर मीडियम में जो है ना आपका, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होगा चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो 80 टाइम्स लेसर होगा, 80 टाइम्स कम होगा आपका, किसके कंपेरिजन में जी, वैक्यूम के कंपेरिजन में। तो ये बताता है आपका क्या जी, इट implies that electric force between charge particles is 80 times lesser than in वैक्यूम, है ना। मतलब क्या होगा, जबका 80 टाइम्स क्या होगा, कम होगा। इट इंप्लाइज दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इन वाटर, है ना, इन वाटर, वाटर मीडियम में जो आपका होगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो आपका होगा, जबका दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो क्या होगा, 80 टाइम्स लेसर देन इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में जितना फोर्स होगा उसका 80 टाइम्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और फिर मैं इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा रियलाइज कराता हूँ कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलिए विजुलाइज देखिए करा देता हूँ मैं आप लोग को कि क्यों ऐसा होता है। समझिए, ये आपका क्या है, कंटेनर है ना। समझिए, इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर है, ठीक है ना। इसमें क्या है, H2O है, ठीक है। और इसमें क्या किया कि दो चार्ज पार्टिकल को रखें, Q1 और Q2 को एक पार्टिकुलर डिस्टेंस में, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि आप लोग को दिख सके।
पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, है ना, दो आपका चार्ज पार्टिकल को रखे। अब समझिए H2O होता क्या है, समझिए इस चीज़ को, थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। साइंस का मतलब ऐसा नहीं हो कि कंप्लीट फिजिक्स कंप्लीट केमिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। साइंस का मतलब साइंस होता है, यहाँ पे कोई फिजिक्स और कोई केमिस्ट्री नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो भी स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री और ये बायो, मतलब बायो का तो खैर अलग हो गया, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को अलग अलग मानते हैं, वो बेवकूफ़ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना, उनको आइडिया नहीं होता है फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। साइंस का मतलब साइंस, यहाँ पे आपको एज अ होल पूरा का पूरा पढ़ना होगा। बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेम होता है, ठीक है, मैथ्स का भी आपका, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसा पार्ट्स होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं इस तरह से। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, केमिस्ट्री का भी आपका नॉलेज होना जरूरी है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और दोनों पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ्स का नॉलेज होना जरूरी है, मैथ्स के बिना ये दोनों का दोनों बिल्कुल मीनिंगलेस है, ठीक है। अब समझिए आपका H2O के पास क्या होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास ही पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए इसके पास क्या है आपका जी, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो बताइए वाटर का जो होगा निगेटिव वाला जो पोर्शन होगा ना आपका, निगेटिव वाला जो पोर्शन होगा, ये जो निगेटिव वाला पोर्शन है इसके चारों तरफ इसको घेर लेगा, है ना, क्या करेगा इसको जी, चारों तरफ इसको घेर देगा, ठीक है, ठीक, चारों तरफ से बताइए घेर लिया, चारों तरफ से इसको घेर लिया जी आपका, है ना, तो घेर लिया तो क्या होगा जब का इसका इससे इंट्रैक्शन कम कर देगा, देख लीजिए आपका इसके चारों ओर क्या आपका नेगेटिव 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 चार्ज है, और फिर देख लीजिए आपका क्या होगा, ये जो आपका Q2 माइनस Q2 चार्ज है इसके चारों तरफ क्या करेगा जब का पॉजिटिव चार्ज वाला एंड क्या करेगा वाटर का घेर लेगा, है ना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला एंड क्या करेगा वाटर का आपका घेर लेगा, ठीक ना। आप मेरी भावना को समझ पा रहे होंगे, इसको चारों तरफ से घेर लिया, तो बताइए इस पॉजिटिव को चारों तरफ से नेगेटिव चार्ज घेर लिया और इस नेगेटिव को चारों तरफ से पॉजिटिव चार्ज घेर लिया, तो बताइए ये आपका इधर एंगेज हो गया और ये भी इधर एंगेज हो गया, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम लगेगा ना। अरे दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा ना, क्योंकि चारों तरफ से घिर चुका है ना, तो घिर चुका है तो इसके चार्ज को तो मिनिमाइज कर चुका होगा। अरे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज घेर करके इसके चार्ज को क्या घटा चुका होगा, यहाँ भी इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज मिल करके इसके चार्ज को रिड्यूस कर चुका, तो ऑब्वियसली इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपका होगा, ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ, ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपका, है ना, ये F, ये आपका क्या होगा, F जो होगा डिक्रीज कर चुका होगा, जब का डिक्रीजेज इन पोलर मीडियम, है ना, ये आपका क्या होगा पोलर मीडियम आपका क्या होगा डिक्रीज होगा। ये आपका क्या है मीडियम, क्या है आपका जी, ये मीडियम जो है आपका पोलर मीडियम जिसमें आपका क्या होगा चार्ज प्रेजेंट होगा, जिसमें डाइपोल प्रेजेंट होगा। ये आपका क्या है, ये डाइपोल है ना, डाइपोल, ठीक है ना। तो जहाँ पे डाइपोल डाई मीन्स क्या दो, और पोल तो समझ ही रहे पॉजिटिव निगेटिव, तो दो पोल है ना आपका, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो जहाँ पे भी डाइपोल होगा, जहाँ पे भी पोल प्रेजेंट होगा मीन्स पोलर मीडियम होगा, तो वहाँ पे फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। क्यों जी, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, है ना, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। ये यहाँ पे क्या किया ना आपका पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज को ये क्या कर चुका है जी, सॉल्वेट कर चुका है। ये जो फेनोमेना आपको दिख रहा है, ये आपका क्या दिख रहा है आपका जी, ये है क्या आपका जी सॉल्वेशन, है ना। तो सॉल्वेशन के कारण आपका क्या होगा ना कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होगा वो क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। तो यही आपका रीजन होता है आपका ये फोर्स को डिक्रीज करने का। लेकिन बात करेंगे नॉन पोलर मीडियम में तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा, वहां पे ज़्यादा रहेगा। तो आप बोल सकते हैं, दोनों को रिलेट कर सकते हैं आप कि एक ले लीजिए आप पोलर मीडियम और दूसरा ले लीजिए नॉन पोलर मीडियम। तो वहां पे फोर्स को जो कंपेयर करेंगे तो फोर्स आपका होगा जी वो पोलर मीडियम में कम होगा और नॉन पोलर मीडियम में आपका क्या होगा ज़्यादा होगा। और उसके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को कंपेयर करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो पोलर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा और नॉन पोलर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा। तो यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, मीडियम 1 मीडियम 2 ऐसा कुछ लिए हैं। अब देखिए ये जो है ना आपका ये बोल रहे हैं कि मीडियम 1 इज, या कुछ ऐसा लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ग्रेटर है किस चीज़ का ऑर्डर है जबका पोलैरिटी का, पोलैरिटी का। इसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग के माने, इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो K2 मान रहे हैं। तो देखिए ये मीडियम 1 जो है आपका मोर पोलर है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे इसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। लेकिन फोर्स की बात करेंगे ना तो फोर्स आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को कि जितना ज़्यादा पोलर उस मीडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल उतना कम, और जितना कम पोलर वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो K1 आपका क्या होगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या K1 है,
इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K2 है, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो जितना पोलर वहाँ पे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू होगा, और आपका क्या होगा, इस तरह से उल्टा आपका हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। तो यही था आपका कूलम्स लॉ, ठीक है ना। इतने सारे पॉइंट्स निकल करके आए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके